वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 21 ऑफ माफिया रिवेंज लव। दर्द भरी आह के साथ तरसा की आंखें खुलती है। आंखें खुलते ही वो खुद को अपने कमरे में पाती है। खुद को अपने कमरे में देख वो हैरान हो जाती है, क्योंकि जहां तक उसे याद था वो कॉलेज की पार्टी में थी। अचानक से वो अपने घर कैसे आ गई? वो फिलहाल एक रेंट के कमरे में रहती थी, जो छोटा सा था। कमरे के एक साइड में छोटा सा बेड, उसी के साइड में एक गैस और कुछ बर्तन के साथ मसाले के डब्बे, एक साइड एक छोटी अलमारी और वहीं कुछ पानी से भरे डब्बे रखे हुए थे। तर्षा की आंखें खुलते ही उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस होता है। वो अपना सिर पकड़े बेड से उतरने को होती है कि अचानक उसे अपने लोअर पार्ट में बहुत तेज दर्द महसूस होता है और वह तुरंत घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ती है। जमीन पर गिरते ही तर्षा अपने पेट को पकड़कर कराहने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसे क्या हुआ। वो अपने दिमाग पर जोर देकर कल की बातें याद करने लगती है, लेकिन कुछ याद नहीं आता। बस इतना ही याद था कि उसने पार्टी में आखिरी बार सॉफ्ट ड्रिंक पिया था। काफ़ी कोशिश के बाद भी जब उसे कुछ याद नहीं आता, तब वो रोते हुए खुद से कहती है, क्या हो गया है मुझे? मैं कॉलेज से घर कब आई? मुझे ये तक याद नहीं। वो आगे कुछ कहती तभी उसकी नज़र अपने बेड पर जाती है। तभी तृषा को पता नहीं क्या सोचता है। वह तुरंत अपनी पूरी हिम्मत बटोर कर खड़ी होती है। जहाँ पानी से भरी एक बाल्टी रखी थी, वहां जाकर वो एक एक कर अपने कपड़े खोलकर खुद देखती है। ये देखते ही वे तुरंत वापस जमीन पर गिर जाती और फूट फूट कर रोने लगती है। तृषा को अब समझ आ चुका था कि उसके साथ आखिर हुआ गया, लेकिन किसने किया उसे ये पता नहीं था। अचानक तृषा जमीन से उठकर अपने कपड़े पहनती है और जहाँ वो खाना बनाती थी वहां कुछ खोजने लगती है। तभी उसके हाथ रुक जाते हैं और वो एक धारदार चाकू पकड़ उसे देखते हुए कहती है, शायद मेरी जिंदगी भगवान जी ने यहीं तक लिखी थी। इतना बोलकर उस चाकू से अपने हाथ की नस काट लेती है। तभी एक चीख के साथ उसकी आंखें वापस खुलती है। उसका चेहरा पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था और सांसें तेज चल रही थी। तभी उसकी नजर अपने हाथों पर बंधी पट्टी पर जाती है, जिसे देख उसे सब याद आने लगता है जो उसने सुबह के वक्त देखा था। तिरसा पागलों की तरह पट्टी को खोलने लगती है। तभी दरवाजा खुलता है और जैसे ही कृतिका की नजर तिरसा की हरकत पर जाती है, वो भागते हुए आती है और उसके दोनों हाथ पकड़ उसे अपने सीने से लगा लेती है। उसके पेट को प्यार से सहलाते हुए कहती है, शांत बच्चे शांत, आप अग्रेसिव मत हो। खुद पर कंट्रोल रखो, कुछ नहीं हुआ। नहीं मैम नहीं, प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे नहीं जीना अब। जब मेरे पास मेरा स्वाभिमान ही नहीं बचा तो मैं जी कर ही क्या करूँ? तरसा रोते हुए ही बोलती है। कर देगा उसकी पीठ से लाते हुए खुद से कहती है, प्लीज सॉरी, जल्दी आ जाओ, मुझसे नहीं संभल रही अब ये बच्ची, इसका दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा। तभी हॉस्पिटल के बाहर सोरी की कार रुकती है। सोरी अपनी साइड के पैसेंजर सीट पर बैठे अंश को देखते हुए अपनी प्लेन आवाज में कहता है, आप यहीं रहेंगे, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, एक बार देख लो उस बच्चे की हालत कैसी है। और हाँ, भागने की कोशिश बेकार है। इतना बोल सोरी गाड़ी से निकलकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। सूर्य की जाते ही अंश गुस्से से अपना हाथ गाड़ी के दरवाजे पर मारते हुए कहता है, व्हाट द हेल यार, कहाँ फंस गया मैं? अच्छा खासा लंदन में था, ब्रो ने यहाँ कर फंसा दिया मुझे। कमरे के अंदर तृषा की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। वो खुद को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश कर रही थी। करीब 4 से 5 नर्सें ने उसे पकड़ा हुआ था, लेकिन तृषा मौत की भीख मांगना बंद नहीं कर रही थी। दरवाजे पर खड़े सूर्य की नजर जब तृषा की हालत पर जाती है तो उसकी आंखें नम हो जाती है। वो तुरंत अंदर आकर तृषा को अपने सीने से लगा लेता है और उसके माथे को चूमते हुए कहता है, शांत बच्चे शांत, जानता हूँ बहुत गलत हुआ आपके साथ, और विश्वास कीजिए बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा ऐसी नीच हरकत कर सकता है। शांत हो जाइए बच्चे प्लीज। करीब 10 मिनट बाद अंश आपका बेटा है। तरसा अपने सामने सर झुकाए बैठे सोरी और कृतिका को देखते हुए कहती है। तरसा का सवाल सुन कृतिका के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और वो बस रोने लगती है। वहीं सूर्य बिना कुछ बोले बस अपना सर हाँ में हिला देता है। सूर्य का हाथ सुनकर तरसा कुछ बोल नहीं पाती। तभी सूर्य एक लंबी सांस छोड़कर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमारा बेटा अभी गलत रास्ते पर है और मैं उसे सही रास्ते पर लाने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है, क्योंकि आप ही है जो उसे सुधारने में हमारी मदद कर सकती है। मैं कैसे सर? तरसा हैरानी से देखती है। शादी करके आपको उससे शादी करनी पड़ेगी। सूर्य बिना बात को घुमाए तुरंत कहता है, शादी? आप ये क्या बोल रहे हैं? उस इंसान ने मेरे साथ इतना गलत किया और आप चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूँ? आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? कृतिका आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम कर कहती है, अगर हमारा बेटा हमारे साथ होता ना तो इस तरह की हरकत का सोचता भी नहीं, लेकिन बच्चे उस पर गलत इन संगत का असर है। हम अपने बच्चे को वापस एक अच्छा इंसान और नेक इंसान बनाना चाहते हैं। अब इसमें हमें आपकी मदद चाहिए। प्लीज मना मत कीजिए, हमारे पास बस यही आखिरी रास्ता बचा है। पूरे 18 साल उसका इंतजार किया है हमने, और आज जब हमारे पास आया है तो इस तरह बोलते बोलते अचानक कृतिका का रोना पड़ जाता है। सूर्य उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, नहीं जान, शांत हो जाओ, हम अपने फायदे के लिए इस बच्चे को मजबूर नहीं कर सकते। फिर वो तरसा से कहता है, बच्चे आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आप आराम से सोच कर हमें बता देना, हम सुबह आते हैं। सूर्य और कृतिका दोनों तरसा को डिनर कराकर और दवा देकर अच्छी तरह सुलाकर कमरे से निकल जाते हैं। सूर्य अपने हाथों में कृतिका का हाथ थामे हॉस्पिटल से निकल चुका था। कृतिका का मायूस चेहरा उसके दिल के हजार टुकड़े कर रहा था। वहीं कृतिका सूर्य के हाथों में अपने हाथ दिए उसके कंधे पर अपना सिर टिकाए बस चली जा रही थी। तभी अचानक उसके कदम रुक जाते हैं, जिसे महसूस कर सूर्य हैरानी से उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ जान, तुम रुक क्यों गई? कुछ हुआ क्या? सूर्य, क्या वो यहीं है? कृतिका का यह सवाल सुन सूर्य अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, बाहर गाड़ी में
शौर्य से जवाब मिलते ही कृतिका का रोना बढ़ जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर वहीं पर बैठ जाती है, जिसे देख शौर्य तुरंत उसे उठाकर वहीं रखे एक बेंच पर बैठाते हुए कहता है, ऐसे हार नहीं मानना है हमें, रेपिस्ट है वो शौर्य, किसी लड़की के नशे में होने का फायदा उठाया है उसने। कृतिका उसे अपनी भीगी आंखों से देख कर कहती है, जानता हूँ, लेकिन क्या वो हमारे पास रहता तो ये गुनाह करता नहीं ना। हमें उसको ये एहसास दिलाना है कि उसने क्या किया है, और जब उसे एहसास हो जाएगा फिर वो पछतावे की आग में जलेगा ना, वहीं उसकी सजा होगी। शौर्य कृतिका के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहता है, और उस लड़की का क्या शौर्य, क्या हम उस अपने फायदे के लिए उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे? नहीं, वो हमारे घर की बहू नहीं, बेटी होगी, अंश शौर्य का और आरवी के जैसे। वह भी हमारे परिवार का हिस्सा होगी, उसे वे मान सम्मान मिलेगा जो तुम्हें और तन्वी को मिलते आया है। और अगर हम उसे जीने भी देंगे ना, जाने भी देंगे ना, तो वो खुद को कुछ कर लेगी। इससे अच्छा होगा कि वे हमारे साथ रहे। शौर्य की बात सुनकर कृतिका का बेचैन मन कुछ हद तक शांत हो जाता है। उसे शांत देख शौर्य उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, चलिए अब घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। सूर्य की बात सुनकर कृतिका अपना सिरहा में हिलाकर उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। दोनों ही आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कृतिका के हर बढ़ते कदम के साथ उसके दिल में हलचल हो रही थी। वैसे तो अंत से पहले भी कई बार मिल चुके थे, लेकिन आज वो उसकी मां बनकर मिलने वाली थी। इस सच से अभी तक अनजान था। सूर्य और कृतिका जैसे ही गाड़ी के पास आते हैं, सूर्य ड्राइविंग सीट पर बैठता है और कृतिका पिछली सीट पर बैठने के साथ ही फ्रंट मिरर से उसकी नजर अंश पर जाती है। उसका गोल गोल चेहरा, सूर्य की तरफ भूरी आंखें, पतला शरीर। कृतिका का मन हो रहा था कि वे तुरंत उसे अपने सीने से लगा दे, लेकिन अंश ने जो किया था उसके कारण कृतिका ने अपनी ममता को अंदर ही दबा दिया। वहीं जब अंश की नज़र कृतिका पर जाती है, तब वह तुरंत पीछे पलटकर उसे देखते हुए कहता है, मैम आप, शी इज़ माई वाइफ। अंश के सवाल का जवाब सूर्य गाड़ी स्टार्ट करते हुए देता है, क्योंकि उसे पता था कि अपने बेटे के मुंह से इतने सालों बाद माँ की जगह मैम सुनकर कृतिका के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलेगा। सूर्य का जवाब सुनकर अंश एक उम्मीद भरी नज़र से कृतिका को देखते हुए कहता है, मैम प्लीज़ आप सर को समझाइए ना, वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अभी मेरी एज ही क्या है, जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 18 साल की थी। घबराइए मत, आज जिनके फैसले पर आप सवाल उठा रहे हैं वही फैसला आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आप बस वो सही कीजिए जो आपके पापा। इतना बोलकर अचानक कृतिका रुक जाती है और थोड़ी ही देर में वापस बोलती है, मतलब सॉरी जो कह रहे हैं। सिंघानिया हाउस। मॉम, क्या उन्हें अंश की सच्चाई पता चल गई है? क्या उन्हें पता चल गया है कि अंश उनका बेटा है? अदिति हैरानी से सयानी जी को देखते हुए कहता है, अगर उसे पता चल गया होता तो क्या लगता है तुम्हें यहाँ आराम से बैठकर बातें कर रहे होते? नहीं अदिति नहीं, हमारी लाशें पड़ी होती यहाँ। सयानी जी गुस्से से अपने दांत पीसते हुए आगे कहती है, कुछ तो बात है उस चोरी में, कितनी आसानी से उसने अंश को हमारे ही सामने अपने साथ लेकर चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए। करते भी कैसे मॉम? उनके पास सबूत है। अंश के खिलाफ इतना बोलकर वो वहां से निकलकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अदैत के जाते ही सयानी जी अपना सर सोफे की सीट पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसकी नज़र के सामने सूर्य का चेहरा आने लगता है। सूर्य के बोलने का, बैठने का, उसके हेयर स्टाइल को याद कर सयानी जी कहते हैं, सूर्य जितना अट्रैक्टिव नाम है उतना ही अट्रैक्टिव वो खुद भी है। वे लड़की लकी तो है जिसे सूर्य मिला, काश वो मेरा होता। प्रताप विला। सूर्य की कार विला के अंदर एंटर करती है। विला को देख अंश थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने इस विला को पहले भी कभी देखा है, लेकिन जहाँ तक उसे याद था वो आज पहली बार यहाँ आया था। अंश की हैरान नजरों को देखते हुए सूर्य गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोलता है, बाहर निकलो, घर आ गया। सूर्य के निकलते ही अंश और कृतिका दोनों निकलते हैं और तीनों एक साथ घर के अंदर घुसते हैं। फिलहाल कृतिका और सूर्य दोनों की नजर अंश के ऊपर थी, जो अपनी नजरें घर के चारों तरफ घुमाया जा रहा था। क्या देख रहे हैं आप? अंश अचानक कृतिका उसे देखते हुए कहती है। कृतिका की आवाज़ कान में पड़ती, अंश बेख्याली में घर को देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आया हूँ। तभी वह तुरंत अपनी बातों पर गौर करता है और नजरें चुराते हुए कहता है, नथिंग मैम, बस आपका घर बहुत अच्छा है। ये बात उसने थोड़े गुस्से में कही थी, जो कृतिका को बुरा लगा। जैसे ही तीनों घर में आते, घर में मौजूद सभी की नजरें अंश पर टिक जाती है, लेकिन शौर्य ने सभी को मना किया हुआ था। वो अंश के सामने सच्चाई इतनी जल्दी नहीं लाना चाहता था। घर में सभी को अंश के बारे में पता था, सिवाय सोरिका को छोड़कर। पापा, अंश आपके साथ यहाँ क्या कर रहा है? अचानक सोरिका की आवाज़ सभी के कानों में जाती है, जो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी। सोरिका को देखकर अंश तुरंत सोरिका की तरफ देखते हुए अपना सर में हिलाकर उसे कुछ भी बोलने से मना करने लगता है। सोरिका जैसे ही नीचे आती है, उसकी नज़र कृतिका पर जाती है। वो उसके पास जाकर कहती है, मम्मा आप यहाँ? फिर तरसा के पास कौन है और वो कैसी है? सोरिका का सवाल सुन कृतिका कहती है, वो अब बिल्कुल ठीक है, और कल एक सरप्राइज है आपके लिए। सरप्राइज का नाम सुनकर सोरिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सरप्राइज क्या मम्मा, बताओ भी। तभी सोरिका को अपने पास खींचकर उसके माथे को चूमते हुए कहता है, प्रिंसेस, सरप्राइज अगर बता दूंगा तो सरप्राइज कैसे रहेगा? चलिए आप जाइए और सो जाइए, कल आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सूर्य की बात सुनते ही सूर्य मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सूर्य अंश को देखते हुए कहता है, कल सुबह ही आपकी शादी होगी और आप फिक्र मत कीजिए, कल आपकी फैमिली यहाँ मौजूद होगी। अब आप भी जाइए और सो जाइए। इतना बोलकर वो एक सर्वेंट को बुलाकर अंश को वहां से भेज देता है। वो घर वालों को शांत रहने का इशारा कर कृतिका को अपने साथ लेकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। प्रतापिला सुबह के करीब 9 बजे सूर्य का आईने के सामने बैठकर अपने कानों में झुमका पहनते हुए खुद से कहती है, कोई मुझे कुछ बता ही नहीं रहा। मम्मा ने ड्रेस भेज दिया और बोला पहन कर आ जाओ। ऐसा लग रहा है किसी की शादी है, लेकिन किसकी है मुझे पता नहीं। तभी सूर्य का पीछे पलटकर सूट की खुली हुई डोरी को देख अपना मुंह बनाते हुए कहती है, अब इसको बांधने के लिए किसे बुलाऊं? अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं बांध दूं मिस सूर्य का।
अचानक से अदेत की आवाज़ उसके कानों में जाती है। अदेत की आवाज़ सुनते ही पहले तो वह हैरानी से तुरंत पीछे पलटकर दरवाजे की तरफ देखती है, जहाँ उसकी ब्लू आंखें डायरेक्ट अदेत की गहरी आंखों से जा मिलती है। अदित को अपने आँख कमरे में देख पहले तो शौर्य हैरान हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में मुस्कुराते हुए अपनी पीठ उसकी तरफ करके कहती है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, लगा दीजिए। दरवाजे के पास खड़ा अदित, जो सच में वहां मौजूद था, पहले तो सूर्यका की बात सुनकर हैरान होता है और फिर मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है और सूर्यका की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। अचानक से अदित की नज़र सूर्यका की गिरी गोरी पीठ से होते हुए उसकी कमर तक जाती है। उसने अभी बस एक गोल्डन रंग का लहंगा और ऊपर चोली पहनी हुई थी। उसका दुपट्टा बेड पर पड़ा हुआ था। पहले तो अदित अपना हाथ बढ़ाकर उसकी पीठ को सहलाने लगता है। इसे महसूस कर सूर्यका अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी अचानक उसे अपने पेट पर अदित के हाथ और अपनी पीठ पर उसके होठ चलते महसूस होते हैं। उसे महसूस कर वो अपने आंखें बंद कर मधुसी भरी आवाज में कहती है, सर आप आते हो मेरे ख्यालों में बार बार, और जब भी आते हैं आपकी यही हरकत रहती है। सूर्य की बात सुनते ही अदित को समझते देर नहीं लगती कि वो सपना भरम समझ रही थी, लेकिन अदित सच में उसके करीब था। अदित अपने एक हाथ से उसके पेट को सहलाते हुए धीरे से कहता है, अच्छा हमें से आता हूँ आपके ख्यालों में। हम सूर्य का बस इतना ही कह पाती है, क्योंकि अदित का हाथ अब उसके पेट से ऊपर उठकर उसके सीने को दबा रहा था। अच्छा तो बताओ, जब आया था तो क्या किया था तुम्हारे साथ? अदित उसकी पीठ को चूमते हुए कहता है, बहुत गंदी हरकत की थी आपने। सूर्य का कहती है, क्या गंदी हरकत की थी, बताओ भी। आपको नहीं पता, आप नहीं तो की थी, याद नहीं है, बताओ भी। तभी सूर्य का तुरंत उसकी तरफ पलटकर अदित की गहरी आंखों को घूरते हुए कहती है। सूर्यका की बात सुन अदित के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसे अपने वह सोच भी नहीं सकता था कि सूर्यका उसे लेकर उस हद तक इमेजिन करती है। अदित को खुद को घूरते हुए देख सूर्यका कुछ अजीब लगता है। तभी वह हाथ बढ़ाकर उसके सीने पर धक्का देकर जैसे ही उससे दूर होती मानी होती है, अदित उसकी खुली कमर को अपने एक हाथ से पकड़कर खुद की तरफ खींचता है और दूसरे हाथ को उसके सिर के पीछे ले जाते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। जैसे ही सूर्यका को अपने होठों पर अदित के होठ महसूस होते हैं, वे अपनी आंखें बंद कर अपना शरीर ढीला छोड़ देती है और अदित को किस बैक करने लगती है। हालांकि उसे किस करना नहीं आ रहा था और न ही वे अदित के होठों की स्पीड पकड़ पा रही थी, लेकिन तभी थोड़ी देर में खुद पर कंट्रोल करके अदित को एक जोरदार धक्का देती है, जिसके लिए वो तैयार नहीं था, जिस कारण वो दूर जाकर खड़ा हो जाता है। आप मेरे कमरे में सर कैसे? सूर्यका हैरानी से अपने सामने खड़े अदित को देखते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर अदित अपने अंगूठे से अपने होठों पर लगे सूर्यका के सालों को पोंछते हुए उसके करीब आकर कहता है, क्यों? कल भी तो आया था ना, भले ही आपके ख्यालों में सही, ख्याल में और हकीकत में बहुत फर्क होता है। अब बस इतना बताओ, आप यहाँ कैसे? और किसी ने आपको देखा नहीं? अदित वापस उसकी खुली कमर को थाम कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, अगर आप कहो तो ये हकीकत और ख्याल को फर्क को मिटा दो। कल जो काम ख्यालों में अधूरा रह गया था वो आज हकीकत में पूरा कर दो। इतना बोलकर अपनी दो उंगलियों से उसके गालों को सहलाने लगता है। अदित की उंगलियों को देख उसे कहने का मतलब समझते हुए सूर्यका की नजर सम से झुक जाती है। उसके हलक से कोई शब्द नहीं निकलते। इसे देखकर अदित मुस्कुराते हुए उससे दूरी बनाकर कहता है, आप अपने दिल की बात जुबान पर नहीं ला रही है मिस सूर्यका, लेकिन मैं भी देखता हूँ कब तक। एक दिन आप खुद मुझसे प्यार का इजहार करेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे दिल में आपके लिए। इतना बोलकर सूर्यका तुरंत बेड से दुपट्टा उठाकर अपने सीने पर ओढ़ लेती है। अगर नहीं है तो आप ऐसे ही मेरे साथ हाथ को अपनी उस जगह महसूस कर रही थी। आप ऐसी लड़की तो नहीं हैं। थोड़े गुस्से में अदित कहता है। उसकी बात सुनकर सूर्यका अपनी बढ़ती हुई सांसों को थामते हुए कहती है, आप क्यों आए हैं यहाँ, ये बताइए, क्यों? आपको नहीं पता आपके पापा मेरे भाई की शादी आज आपकी फ्रेंड तरसा से करवा रहे हैं। वहीं अदित की ये बात सुन वहीं अदित की ये बात सूर्यका की आंखें हैरानी से छोटी हो जाती और वो हल्के गुस्से में कहती है, पापा ऐसा क्यों करेंगे, जबकि वे जानते हैं कि अंश और तरसा अभी बहुत छोटे हैं, और अगर छोटे नहीं रहे तब भी पापा उनकी शादी क्यों करवाते? ये तो आप अपने पापा से ही पूछो। फिलहाल आज अंश की शादी के बाद मैं उनसे आपकी और हमारी की शादी की भी बात करने वाला हूँ, अदित कहता है। अदित की बात सुनते ही सूर्यका तुरंत उसके पास जाकर उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पहले भी कहा था और आज फिर कह रही हूँ, हमारे बीच सिर्फ प्रोफेसर और स्टूडेंट का रिश्ता है और कुछ नहीं है। देखते हैं कब तक ये रिश्ता लेकर चल पाओगे तुम। इतना बोलकर वे कमरे से निकल जाता है। थोड़ी ही देर में सूर्यका तैयार होकर जैसे ही नीचे आती है, उसकी नजर तरसा और अंश पर जाती है, जो साथ बैठे हुए थे। जहाँ तरसा ने एक लाल रंग का सूट पहना हुआ था, वहीं अंश ने भी कुर्ता के साथ पाजामा पहना हुआ था। सूर्यका पर नजर पड़ते ही सब उसकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन कोई कुछ कहता उससे पहले ही सूर्यका गुस्से से दंदनाते हुए अंश के पास आती है और खींच कर उसके गल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। सूर्यका की हरकत देख सभी हैरान थे, बस सूर्य को छोड़कर, क्योंकि उससे ज्यादा सूर्यका को कोई जानता भी नहीं था। वो जानता था कि सूर्यका के लिए तरसा का सच पता करना कोई मुश्किल काम नहीं था। वहीं सूर्यका को देखकर बेटी सियानी जी गुस्से में जैसे ही कुछ बोलने को आगे बढ़ती है, अदित उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेता है। इधर सूर्यका गुस्से से अंश को घूरते हुए कहती है, जब से मैंने आपको देखा था आप में मैंने अपने भाई को महसूस किया था, जिसे फिलहाल मैं दूर हूँ, लेकिन आपकी इस हरकत ने बता दिया कि आप मेरे भाई हो ही नहीं सकते ना। मुझे
आपकी शादी में इंटरेस्ट है और ना आप में इतना बोल। वो बिना एक पल रुके वहाँ से निकल जाती है और उसके जाते ही शौर्य भी उसके पीछे चल देता है। वहीं एक कोने में बैठी गुड़िया की नज़र बस अदेत पर ही अटकी हुई थी। उसकी नज़र एक पल के लिए भी अदेत से हट ही नहीं रही थी। तभी रोनी, जो बहुत देर से उसकी हरकत देख रहा था, वो उसके पास बैठ कर मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों देख रही हो उसे? पता नहीं क्यों, लेकिन वो मुझे मेरा अपना सा लग रहा है। गुड़िया उसे देखते हुए ही कहती है। गुड़िया की बात सुनते ही रोनित भी एक नज़र अदेत को देखता है और गुड़िया के बालों को सहलाते हुए कहता है, मिल जाएगा वो, विश्वास है ना मुझ पर? तभी गुड़िया अपनी सोनी और खाली आंखों से रोहित को देखकर उसके सीने से अपना सिर लगाते हुए कहती है, बिल्कुल विश्वास है, एक ना एक दिन मुझे मेरा बेटा जरूर मिलेगा। प्रिंसेस सुनिए। शौर्य की आवाज़ कान में पड़ते ही शौर्य के कदम रुक जाते हैं। क्यों पापा, क्यों? अंश ने जो किया उसके बाद भी आप उसकी शादी तरसा के साथ करवा रहे हैं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपका बेटा है? अगर किसी और ने यही गलती आपकी बेटी के साथ की होती तो क्या आप मेरी भी शादी उससे करवा देते? बोलिए। शट अप प्रिंसेस, क्या बोले जा रही हैं आप? सॉरी, आज पहली बार सोरिका को इतने गुस्से में बोला था, वही जो आप कर रहे हो पापा। आज जब मैंने रोनी चाचू के मुँह से ये सब सुना तो मुझे हैरानी हुई। सुना ना, तब मुझे हैरानी हुई खुद पर। जिस भाई को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए मैं तरस रही थी, आज उसी भाई को सामने देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। वो ऐसे क्यों निकले पापा, क्यों? इतना कहते ही सोरिका फूट फूट कर रोने लगती और सोरी के सीने से लग जाती है। तब सोरी उसके माथे को बहुत ही प्यार से चूमते हुए कहता है, मैं जानता हूँ प्रिंसेस, आप मेरे इस फैसले से खुश नहीं हैं और विश्वास कीजिए, आपकी सोच पर मुझे फ़क्र महसूस हो रहा है, लेकिन अगर आपके अपने पापा पर विश्वास है तो मुझे एक मौका दीजिए। आपका भाई बुरा नहीं है, उन्हें बुरा बनाया गया है और उन्हें सही रास्ते पर हमें ही लाना पड़ेगा। इसके लिए हमें साथ मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी होगी और इसमें वे बच्चे हम खुद हमारी मदद करने को राजी हुई है। सूर्य की बात से अब कहीं न कहीं सूर्य का सेटिस्फाइड हो चुकी थी। वो अपना छोटा-सा सिर उसके सीने से लगाकर सूर्य को देखते हुए कहती है, ठीक है पापा, मैं आपके साथ हूँ, थोड़ी ही देर में। सूर्य को अपने साथ वापस लिविंग हॉल में ला आता है, जहाँ तरसा और अंश के साथ पूरा परिवार मौजूद था। तब सूर्य एक पेपर को अंश की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, साइन कीजिए। उस पेपर को देख अंश एक नज़र वहाँ खड़े अदेत को देखा है, जो अपनी आंखों से उसे साइन करने का इशारा करता है, जिसे देख अंश लाचारी में अपने कांपते हाथों से उस पेपर पर साइन कर देता है। वही अंश को इस हालत में देख कृतिका की आंखें भर आती है। वो अपने बच्चे को लाचार नहीं देखना चाहती थी कभी, क्योंकि उसने सूर्य को हमेशा से ही मजबूत देखा था, लेकिन उससे उलट अपने बेटे को इस तरह कमजोर और लाचार देख उसके दिल के 100 टुकड़े हो रहे थे। जो सूर्य भली बात ही जानता था, लेकिन अभी वह कुछ कर नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में दोनों ने ही मैरिज पेपर पर साइन कर दिया था और लॉयर उस पेपर को लेकर वहां से जा चुका था। कृतिका 2 कदम आगे बढ़ाकर तरसा के पास खड़ी होकर हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, बच्चे चलिए, कुछ और रस्में हैं जो पूरी कर लेते हैं। कृतिका की बात सुनते ही तरसा अपना सर हाँ में हिलाकर जैसे ही उठती है, उसकी एक चीख निकल जाती है और उसके साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। वे अपने शरीर में उठे दर्द को काम करने के लिए अपने दोनों हाथ पर रखकर दबाने लगती है। वहीं तरसा की हालत देखते हुए कृतिका उसे अपनी बाहों में भरकर वापस से सोफा पर बैठा थी और गुस्से से अंश को देखते हुए कहती है, देखा आपने, कितनी तकलीफ में है ये अभी, और इनकी तकलीफ की वजह अब आप ही ने अपनी गोद में उठाकर मंदिर के अंदर लेकर जाएंगे और मेरा ऑर्डर है जो आपको मानना पड़ेगा। मैं कोई ना नहीं सुनने वाली। कृतिका की कड़क आवाज अभी फिलहाल सभी के कानों में पड़ रही थी। अगर कोई 18 साल पहले और अभी की कृतिका में फर्क देखे तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि ये वही लड़की है जिसके मुंह से कभी जोर से आवाज तक नहीं निकलती थी और आज अपने एक शब्द से ही दूसरों के रोंगटे खड़े कर देती थी। कृतिका का ऑर्डर मिलते ही अंश के पास अब कोई और चारा नहीं था। वे अपनी नजर झुकाए ही अपनी जगह से उठकर तरसा को अपनी गोद में उठाता है और मंदिर की तरफ चल देता है, लेकिन उसकी ये हरकत उसे तब हैरान कर देती है जब वह मंदिर के अंदर खड़ा होकर हैरानी से चारों तरफ देखते हुए कहता है, मुझे कैसे पता यहाँ मंदिर है? मैं तो यहाँ कल ही आया हूँ, फिर कैसे? तरसा, जो अभी भी अंश की गोद में ही थी, जब देखती है कि सभी के आ जाने के बाद भी अंश ने उसे अपनी गोद में ही उठाया होता, तब उसके सीने पर अपने हाथों से हल्का सा पुश करते हुए कहती है, सब आ गए हैं, नीचे उतारो मुझे। तरसा की बात सुनते ही अंश गुस्से में अपने दांत पीसते हुए धीरे से कहता है, मुझे शौक भी नहीं है तुम्हें अपनी गोद में उठाकर घूमने का। इतना बोलकर वो तरसा को अचानक से छोड़ देता है, जिस कारण तरसा गिरने को होती है कि अदेत आकर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है, लेकिन फिर भी तरसा का दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है। वो अपना सिर उसके सीने में घुसाकर अपने दर्द को बर्दाश्त करने लगती है। तो क्या पागल है? अदेत गुस्से में अंश को देख चीखते हुए कहता है और तुरंत तरसा को अच्छी तरह नीचे बिछी कालीन पर बैठाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहता है, बच्चे आप ठीक हो? बहुत पेन हो रहा है क्या आपको? अदेत का सवाल सुन तरसा की नजरें से झुक जाती है, जिसे देख अदेत मुस्कुराते हुए कहता है, मैं आपके बड़े भाई जैसा हूँ, कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझसे शेयर कर सकती हो। यहाँ तक कि अगर अंश भी कुछ कहे या करे, आप मुझे बोलना, मैं उसे एक दिन में सीधा कर दूंगा। अदेत कितनी प्यारी बात है सुन। सानी जी मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, वाह बेटा वाह, क्या खेल खेला है तूने, कितना अच्छा नाटक करता है तू अच्छा बनने का सोरिका के सामने। लेकिन सानी जी के ख्याल से ये अलग। अदेत की आंखों में एक दर्द था तरसा को लेकर। वो जो बोल रहा था उसकी सच्चाई का गवाह उसकी आंखें थी, जिसमें फिलहाल चमकती आगे कोई और कुछ
करता उससे पहले ही करता। एक सिंदूर से भरा सोने का डब्बा अंश के सामने करते हुए कहती है, लीजिए। तरसा की मांग में सिंदूर भरकर उसमें पूरी कीजिए। इतना बोलकर वो एक मंगलसूत्र भी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, और ये आखिरी रस्म न दबना चाहते हुए भी अंश तरसा की मांग में सिंदूर भरकर उसे मंगलसूत्र पहनाता है और शादी की सारी रस्में पूरी करता है। शादी की रस्में पूरी होते ही सौरिका वहां से निकलकर अपने कमरे में जाने को होती है कि अदेत उसका हाथ पकड़कर एक पिलर से लगाते हुए कहता है, कल बिना देरी के क्लास में प्रेजेंट रहना। अगर मुझे और इग्नोर करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। सोना। अदेत के मुंह से खुद के लिए पहली बार सोना सुनकर सौरिका हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ये सोना कौन है और मुझे इस नाम से क्यों बुला रहे हैं? सौरिका का सवाल सुन अदिति एक तिरछी मुस्कान लिए उसके चेहरे के ऊपर झुकते हुए कहता है, क्यों? तुम जो रोमांटिक नोवेल पढ़ती हो प्रोफेसर और स्टूडेंट वाला, उसमें वो भी प्रोफेसर अपने अपने स्टूडेंट को एक निकनेम नहीं देता, उसी तरह मैंने भी दिए हैं तुम्हें एक प्यारा नाम सोना, वो भी सिर्फ मेरी सोना। इतना बोलकर वो जैसे ही उसको होठों को अपने होठों से छूने वाला होता है, सौरिका अपना चेहरा दूर उसके चेहरे से दूर करते हुए कहते, क्या कर रहे हैं आप? घर है ये मेरा, कोई भी अगर देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। सौरिका की बात खत्म होते ही अदित अपनी नजर चारों तरफ घुमाकर तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और पास एक कमरे में खींच कर ले जाता है। अंदर आकर दरवाजा बंद करते हुए बिना एक पल की देरी किए उसके होठों पर अपने होठ रखकर पागलों की तरह चूमने लगता है, या फिर वे कहे कि वे उसके होठों को खा रहा था। अदित के हाथ अचानक उसके सीने से दुपट्टा खींचकर जमीन पर फेंक देते हैं और उसकी खुली कमर को थामकर उसे ऊपर उठाते हैं, जिस कारण सौरिका अपने दोनों पैर उसकी कमर में लपेट लेती है। अदित उसे लेकर एक टेबल पर आता है और उसे लिए ही उस पर लेटकर सौरिका को और भी डीपली किस करने लगता है। उसके हाथ अब सौरिका के पैरों से फेरते हुए ऊपर उठकर लहंगा के अंदर की तरफ जा रहे थे, जिसे महसूस कर सौरिका के दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। थोड़ी ही देर में अदित का हाथ उसके दोनों थाइस के बीच था। सौरिका की सांसें फूल रही थी और आगे जो भी होने वाला था उसे सोच सोचकर वो घबरा भी बहुत रही थी। सौरिका का कमरा रात के करीब 2 बज गए थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद का एक तिनका भी नहीं था। आज उसके और अदित के बीच जो भी हुआ उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। सौरिका अपनी आंखें बंद कर कुछ सोचने लगती है। उसे को अपने होठों पर अभी भी उसके होठ महसूस हो रहे थे, उसके हाथ सौरिका को अपने दोनों पाँव के बीच महसूस हो रहे थे। तभी एक थप्पड़ की आवाज़ उसके कानों में गूंजती है और उसकी आंखें खुल जाती है। सौरिका बेड अपने हाथ की हथेली को देखते हुए खुद से कहती है, क्यों किया उन्होंने ऐसा? अगर वे बिना मेरी मर्जी के मुझे नहीं छूते तो मैं कभी भी उन पर हाथ नहीं उठाती। क्या तूने रोका था? अचानक से एक आवाज़ उसके कान में पड़ती है, जिसे सुन जब वो अपनी नज़र इधर उधर कर देखने लगती है तभी उसकी नज़र मिरर में मौजूद खुद की अक्स पर जाती है, जो मुस्कुराती उसे ही देख रही थी। अपने अक्स का सवाल सुन सौरिका उसको घूरते हुए कहती है, मैंने उन्हें कुछ छूने को भी तो नहीं कहा था, फिर क्यों आए वे मेरे करीब, जबकि मैंने उन्हें कई दफ़ा कहा भी था कि मेरे दिल में उनके लिए कुछ नहीं है। खुद से कोई झूठ बोलना तुमसे सीखे सौरिका। आज उसके साथ में जहाँ हुआ है तुझे क्या, तू किसी और को भी छूने देती? उसका तुम्हें चूमना तुझे भी पसंद आता, भूल मत। तू साथ दे रही थी उसका, फिर दोस्त बेचारे पर लगाकर खुद के अंदर की गिल्ट को शांत क्यों कर रही है? अपने अक्स के मुंह से इतना सुनते ही सौरिका शांत हो जाती, क्योंकि वो खुद जानती कि जो उसका अक्स कह रहा है वो सही है। सौरिका इतनी कमजोर नहीं थी कोई भी उसे छुए और वे कुछ ना कर पाए। अदित और उसके बीच आज जो भी हुआ उसमें उसकी भी मर्जी थी, लेकिन उसके अंदर एक गिल्ट आ गया था, जिस कारण वो सारा दोष अदित पर डाल खुद के दिल को तसल्ली दे रही थी। अंश के कमरे में, हाथ छोड़ो मेरा। अंश तरसा उसके हाथ को झटकते हुए गुस्से में कहती, अरे क्यों? शादी हुई है आज हमारी तो सुहाग रात भी मनानी पड़ेगी। नहीं बताइए बात है तुम्हारी उस मुंह बोले माँ बाप ने। अंश गुस्से से तरसा के हाथों को मरोड़ते हुए कहता है, क्यों? उस दिन मन नहीं भरा था जब ड्रग्स देकर तुमने मेरे साथ वो करने का सोचा, और आज भी वही सोच रहे हो? तरसा घृणा भरी नजरों से उसे देखते हुए कहती है। तरसा के मुंह से उस रात का जिक्र सुन अंश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपना पूरा जोर लगा उसके हाथों को मरोड़ते हुए गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, नहीं भरा, गाड़ी में क्या था ना, तो कंफर्टेबल नहीं था तो बेड पर करूंगा आराम से, और आज तुम चाहे जितना भी चीखो चिल्लाओ छोड़ने वाला नहीं मैं। अंश के हाथ मरोड़ने के कारण अंतरसा को अपने हाथ में एक तेज दर्द होता है। वो छटपटाते हुए चीखते हुए जमीन पर बैठ फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए ही कहती, हाथ छोड़ दो मेरा, बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब तरसा की हालत देख अंश उसका हाथ छोड़ते हुए खुद घुटनों के बल जमीन पर बैठते हुए कहता है, एक बात याद रखो, मैंने तुम्हें ड्रग्स नहीं दिया था तो उसका बोले मेरे सिर पर मत मारो। चलो माना ड्रग्स नहीं दिया, लेकिन रेप तो क्या था ना? तरसा गुस्से से अपने हाथों को सहलाते हुए कहती है, जिसने ड्रग्स दिया था क्या वो लोग तो छोड़ देते तुम्हें? अरे मैं तो अकेला था और जब मैंने देखा कि तुम्हें तकलीफ हो रही तब छोड़ दिया था, लेकिन कभी सोचा था वो लोग कितने होंगे और क्या वो छोड़ देते तुम्हें, या फिर तुम्हारे उस मुंह बोले माँ बाप ने जैसे तुम्हारी शादी जबरदस्ती मुझसे करवा दी उन सभी से करवाते क्या? अंश का इतना ही कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर लगता है जो तरसा ने मारा था। छी, कितने गंदे और गिरे हुए इंसान हो तुम, कोई किसी से ऐसी बातें कह भी कैसे सकता है? तरसा की गुस्से से भरी आवाज उसके कान में पड़ती है। अंश जो अपने गाल पर हाथ रखे बैठा था तरसा की बात सुनते ही उसको थप्पड़ मारने वाला को होता है कि वो खुद अपने हाथ रोक पास रखे एक टेबल पर मार गुस्से से चीखते हुए कहता है, हाँ हूँ मैं घटिया इंसान,
और अब तुम्हें इसी घटिया इंसान के साथ पूरी जिंदगी बितानी है तो आदत डाल लो मेरी। इतना बोल गुस्से से उठा वहां से उठ वाशरूम के अंदर चला जाता है। अंश के जाते ही तरसा भी खुद को संभाल अपने कपड़े लेकर दूसरे वाशरूम के अंदर चली जाती है जो बालकनी में था। थोड़ी ही देर में वो फ्रेश होकर एक नाइट सूट पहने वापस कमरे में आती है। जब तक अंश नहीं आया था एक नज़र वो वॉशरूम के बंद दरवाजे की तरफ बेड की तरफ बढ़ ही रही होती है कि अंश का फ़ोन रिंग करने लगता है। जब वो कॉलर आईडी पर इशिता जैसा नाम देखती है तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे ही वो फ़ोन उठाने को होती है वैसे ही अंश अपना फ़ोन उठाते हुए कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल है, मैंने नहीं है तुम्हारे में किसी को दूसरे के पर्सनल कॉल को नहीं उठाते। इतना बोल वो कॉल रिसीव कर वहीं सोफा पर बैठकर बातें करने लगता है। हालांकि उसने भी कॉल रिसीव नहीं किया था। यस बेबी बोलो। अंश एक तिरछी नजरों से तरसा के चेहरे को देखते हुए कहता है क्योंकि वो अभी इशिता से बस तरसा को जलाने और परेशान करने के लिए कह रहा था। तरसा जो चुपचाप बस उसकी बातें सुन रही थी अचानक उसे शौर्य की बातें याद आती हैं जिसने कुछ देर पहले उसे प्यार से समझाया था कि कुछ भी हो जाए उसे चुप नहीं रहना है और अपने लिए हमेशा स्टैंड लेना है। शौर्य की बातें याद आती हुई तरसा गुस्से से उठ अंश के सामने खड़ी होकर उसे घूरते हुए कहती है, किससे बातें कर रहे हो? कहा तो गर्लफ्रेंड से। अंश कान में फोन लगाए कहता है, भूल गए हो कि शादी हो गई है? अब जो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है भूल जाओ उसे अब, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी मुझसे शुरू मुझ पर ही खत्म होगी, याद रखना। इतना बोल वो अंश के हाथों से फोन छीन जमीन पर पटक देती है और खुद बेड पर जाकर आराम से चादर तान कर सो जाती है। तरसा का यह रूप देख अंश बस उसे देखता ही रह जाता है और खुद से कहता है कि जो भी हिम्मत है ना तुम्हारे अंदर वे बस तुम्हारे उस मुंह बोले माँ बाप के कारण आई है। लेकिन टेंशन मतलब बहुत जल्द इसे भी तोड़ दूंगा। इतना बोलो बेड पर ना सोकर वहीं सोफा पर लेट जाता है। अगली सुबह क्या इतना शोर कर रहा है यार, कोई यहाँ मुझे ठीक से सोने भी नहीं देता। चिल्लाते हुए अंश अपनी आंखें खोलता है लेकिन उसकी नजर जैसे ही तिरसा पर जाती है वहीं अटक सी जाती है। तिरसा जो अभी अभी नहाकर आई थी और टॉवल से अपने लंबे बालों को पोंछ रही थी जिस कारण उसके हाथों की चूड़ियां आवाज कर रही थी। जब वे खुद को निहारते हुए देखती है तब उसकी नजरें भी शर्म से झुक जाती है और वे उससे नजर फेर पलट जाती है। तरसा की नजर फेरती अंश गुस्से से उठ उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि ये क्या सौ सौ चूड़ियां डाली हुई है, तुम अपने हाथों में उतारो उसे। क्यों उतारो, मुझे पसंद है चूड़ियां पहनना और पहनूंगी। तरसा अपने हाथों को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है। तब अंश न जबरदस्ती उसकी चूड़ियां उतारते हुए कहता है, अगर मेरे साथ रहना है तो इसे उतारना पड़ेगा। बहुत इरिटेट कर रहे हैं इसकी आवाज़ मुझे। अंश के जबरदस्ती हाथ पकड़ने से तरसा फिर से अपने हाथों को छुड़ाने लगती है और इसे खींचातानी के बीच दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों ही साथ में बेड पर गिर जाते हैं। फिलहाल तरसा नीचे थी और उसके ऊपर दोनों के चेहरे एक दूसरे के सामने थे और नजरें एक दूसरे से मिली हुई थी। सुबह का वक्त सिंघानिया हाउस। हमेशा सुबह का समय जिम में बिताने वाला अदित आज अपने बेड के नीचे कदम भी नहीं रखा था। अदित अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहीं खोया हुआ था और तभी उसे अपने गालों पर कुछ महसूस होता है जिसे महसूस करते ही उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अदित तुरंत बेड पर बैठते हुए अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है, कल मुझे थप्पड़ मारकर तुमने सही नहीं किया शौर्य का। माना तुम्हें छूने का हक नहीं था मेरा, लेकिन उस वक्त तुम भी मेरा साथ दे रही थी, तुम्हें भी मेरी करीबी पसंद आ रही थी, लेकिन तुमने मुझ पर हाथ उठाकर सही नहीं किया। बहुत हो गया ये स्लो मोशन का गेम, अब बारी है स्पीड बढ़ाने की। इतना बोल अदित बेड से उठ वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वहीं इधर प्रतापिला में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सभी की नजर फिलहाल शौर्य पर ही टिकी हुई थी। अंश अपने हाथों में एक फाइल पकड़ते हुए सामने बैठे सूर्य को देखते हुए कहता है, जब आपको मेरा और इसका खर्चा उठाना ही नहीं था तो हमें यहाँ रखा क्यों? इतना बोलो उस फाइल को खोल सभी को दिखाते हुए कहता है, देखिए आप लोग, इन्होंने हम दोनों के पानी पीने का तक का हिसाब जोड़ा है इसमें। मैं एक स्टूडेंट हूँ, कैसे खुद का और इस लड़की का खर्चा उठा सकता हूँ? अगर आप लोगों से ना हो रहा है तो बोलिए, मैं अपने बुरों से पैसे मांग लूंगा। आपके बुरों के पास क्या मुझसे भी ज़्यादा पैसे हैं? सूर्य अपने हाथों में जूस का गिलास उठाए हुए उसे पीते हुए कहता है, अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो क्यों आप मेरा और इस लड़की का अपने घर में रहने के लिए किराए से लेकर पानी तक का हिसाब मांग रहे हैं? क्योंकि आपकी सजा है, आपने जो गुनाह किया उसकी सजा। आपको क्या लगा तरसा से शादी कर आपका गुनाह माफ हो गया है? नहीं, ये तो शुरुआत है। अब से आप अपना कॉलेज खत्म कर सीधा प्रताप इंडस्ट्री में आएंगे और वहाँ आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे और उसके बाद आपकी जो भी मंथली इनकम होगी उसमें आप अपनी पत्नी का ध्यान रखेंगे। सूर्य कितनी बात सुनती, अंश गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो फाइल को वहीं डाइनिंग टेबल पर पटक खड़े होते हुए कहता है, क्यों करूं मैं ये और क्यों मानूं मैं आपकी बात? आपको पैसे चाहिए ना मुझे और इस लड़की को अपने घर में देखने के लिए, तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मैं कोई जॉब नहीं करने वाला। अंश का गुस्सा देख सूर्य भी तेज आवाज में कहता है, पहली बात ये लड़की बोलना बंद करो, ये आपकी पत्नी है, नाम है इनका, आप चाहो तो इन्हें उनके नाम से बुला सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो अगले पल आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे, तो आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। इतना बोल सूर्य वहां से उठकर विला से बाहर चला जाता है। सूर्य के वहां से जाते ही अंश उसे घूरते हुए कहता है, कैसा सन के इंसान है, अपनी पावर का इस्तेमाल कर मुझे धमका रहा है, लेकिन मैं भी इसकी बातों में नहीं आने वाला, देखता हूँ कैसे मुझसे काम करवाता है। अंश आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसके कानों में कर्तिका के गुस्से की
से भरी आवाज़ पड़ती है, अपनी बकवास बंद कीजिए, मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनती, चाहे बोलने वाला मेरा। कृतिका इतना बोल अचानक से रुक जाती और कुछ देर बाद अंश को गुस्से से घूरते हुए कहती है, आपने आज जो भी कहा, आज के बाद आपके मुंह से मेरे पति के खिलाफ एक भी शब्द नहीं गलत निकला तो आप सोच भी नहीं सकते मैं आपका क्या हाल करूंगी। इतना बोल कृतिका भी अपना बैग उठा विला से निकल जाती है। फिलहाल अंश को सभी की नजरें खुद पर ही महसूस हो रही थी, जिसे वो बहुत अच्छी तरह इग्नोर कर अपने कमरे में चला जाता है। अंश के इस बर्ताव से सूर्य का भी अंदर ही अंदर बहुत टूट चुकी थी। सूर्य का खुद को संभाल अपने पास बैठी तिरसा का हाथ पकड़ कर कहती है, अब हमें कॉलेज चलना चाहिए। थोड़ी देर में सूर्य का और तिरसा तन्वी और समर जी के गले लग अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। टॉपफोर्ड यूनिवर्सिटी सूर्य का कॉलेज में तो थी, लेकिन उसकी नजरें चारों तरफ बस अदेत को ही ढूंढ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसके सामने जाए या नहीं, क्योंकि कल जो भी हुआ था, जो शौर्यका ने किया, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं थी कि वे अदैत के सामने भी जाए। लेकिन अदैत उसके मेन सब्जेक्ट का प्रोफेसर था और वो क्लास अब्सेंट चाहकर भी मिस नहीं कर सकती थी। इसलिए वह हिम्मत कर अपने क्लासरूम की तरफ चली जाती है और खुद से कहती है, चल जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी ही देर में शौर्यका अपनी क्लास में आती है, लेकिन दरवाजे से भी उसकी नजर अंदर क्लासरूम में बैठे अदैत पर जाती है, जिसे देखो वहीं खड़ी रह जाती है। तभी अदैत की नजर भी शौर्यका पर जाती है और तभी वो अपने हाथों में पहनी घड़ी की तरफ एक बार देख फिर शौर्यका को देखते हुए अपनी कड़क आवाज में कहता है, मिस शौर्यका, क्या आपने टाइम देखा? ये टाइम है मेरी क्लास में आने का। आज फर्स्ट वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर आज के बाद आप मेरी क्लास में लेट नजर आई तो उसके बाद आपको मेरी क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल आज आप क्लास में आ सकती है। अदैत के मुंह से इतनी गुस्से से भरी और कड़क आवाज खुद के लिए सुन शौर्यका की आंखें भर आती है। अचानक से उसे अदैत की पहले वाली हरकत और उसकी बोली याद आने लगती है, जब वो शौर्यका से बहुत ही प्यार से और बड़े ही फ्लर्टी मूड में बात क्या करता था। शौर्यका कुछ ना बोल चुपचाप जाकर अपनी बेंच पर बैठे क्लास लेने लगती है। लेकिन जैसे जैसे क्लास का समय बढ़ता जा रहा था, उसका दिल टूटता जा रहा था, क्योंकि अदैत ने पूरे क्लास में उसे एक नज़र भी देखा नहीं था। हाँ, बीच बीच में उसे ताना जरूर दिया था और डांटा भी बहुत था। पूरे क्लास में अदैत की कही कड़वी बातें सुनते सुनते शौर्यका और टूट चुकी थी। उसकी आंखें भरी हुई थी और अपना सर नीचे की तरफ झुकाए अपने आंसू बस छुपा रही थी। वो भगवान से दुआ कर रही थी कि क्लास जल्द खत्म हो और वो अदैत के सामने से निकल जाए। वहीं क्लास खत्म होते ही अदैत अपना लैपटॉप बंद कर अपनी नजरें पूरी क्लास के स्टूडेंट पर दौड़ाते हुए कहता है, आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। कल से 2 दिन मैं कॉलेज नहीं आऊंगा, मेरे बदले कोई दूसरा प्रोफेसर आपकी क्लास लेगा। अदैत 2 दिन कॉलेज नहीं आएगा। ये सुन शौर्यका अपनी आंसू भरी आंखों से ही उसे घूरने लगती है। उसे जानना था कि आखिर अदैत कॉलेज क्यों नहीं आएगा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ गई थी। वो बस अदैत को देखती ही रह जाती है। सर, आप क्यों नहीं आ रहे, ये भी तो बताइए। एक स्टूडेंट खड़े होते हुए अदैत को रोकते हुए कहता है। उस स्टूडेंट की आवाज कान में पड़ते हुए अदैत अपने कदम रुक बिना पीछे देख हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, बिकॉज कल मेरी शादी है। इतना बोल वो एक पल की भी देरी के वहां से निकल जाता है। अदैत तो जा चुका था, लेकिन उसकी वही बातें शौर्यका के दिमाग में गूंज रही थी। कल सर की शादी है, अचानक उसके मुंह से निकलता है। शौर्यका अपने कंधे पर बैग को पकड़े पूरी कॉलेज में चक्कर काट रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी और उसकी सांसें फूल रही थी। कहाँ गए सर, मिल ही नहीं रहे। उनके कमरे में भी खोज लिया, जहाँ भी उनकी क्लास होती है, हर जगह देख लिया, मिल ही नहीं रही। आखिर में शौर्यका थक हार कर एक बेंच पर बैठते हुए कहती, वहीं उससे कुछ दूर खड़ा अदैत एक पिलर के पीछे खड़ा हो इविल स्माइल करते हुए कहता है, अब देखो मिस प्रताप, कैसे तुम अपने दिल की बात बोलती है। तुम्हारे बाप ने अंश को अपने घर रख लिया और मैं अभी तक तुम्हें फंसा नहीं पाया। तभी शौर्यका नहीं, अब मैं और देर नहीं कर सकता। मुझे मेरा मकसद पूरा करना ही है। तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम खुद तड़प कर मेरे पास आओगे और फिर होगा असली खेल शुरू। इतना बोल वो वापस से पिलर के पीछे हो जाता है, क्योंकि शौर्यका ने फिर से उसे खोजना शुरू कर दिया था। बहुत देर पूरे कॉलेज में चक्कर लगाने के बाद भी जब अदैत उसे कहीं दिखाई नहीं देता, तब वे आखिर में थक हार कर अपने घर जाने के लिए कॉलेज से बाहर निकल जाती है। तभी उसकी नजर अदैत की गाड़ी के ऊपर जाती है और उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठे अदैत को देख शौर्यका बिना कुछ सोचे समझे उसकी गाड़ी की तरफ भागती है और तभी अदैत की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अदैत ड्राइविंग सीट पर बैठे फ्रंट मिरर से अपनी गाड़ी के पीछे शौर्यका को दौड़ते हुए देख रहा था। वह जानबूझकर अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ा बढ़ा देता है। जैसे ही गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, शौर्यका भी अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा देती है, लेकिन उसकी गाड़ी तक पहुंच नहीं पाती और बीच रास्ते में धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिरते ही शौर्यका अपने 2 हाथ वहीं जमीन पर रख अपना सिर झुका ही फूट फूट कर रोने लगती है। उसे इतनी भी सुध बुध नहीं थी कि वे अभी चलते रास्ते पर थे, जहाँ कई गाड़ियां आ जा रही थी। मिस शौर्यका, क्या कर रही हैं आप? अचानक उसके कान में अदैत की आवाज पड़ती है। वो और जैसे ही वे होश में आकर पीछे देखती है, अदैत को खुद के करीब पाती है, जिसके दोनों हाथ उसके कंधे पर थे। अदैत को अपने सामने देख शौर्यका तुरंत उसके सीने से लग उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ लपेटते हुए कहती है, सर, आप कहाँ थे? सुबह से खोज रही थी आपको। आप मुझे क्यों खोज रही थी और इस तरह मेरी गाड़ी के पीछे पीछे क्यों भाग रही थी? आपको अंदाजा भी है, अगर आपको कुछ हो जाता और
पता चलता तो मुझे छोड़ते नहीं। अंश का हाल तो देखा है ना आपने। फिलहाल मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता तो अच्छा होगा कि आप सेफली अपने घर पहुंचे। अदित उसे जमीन से उठाते हुए कहता है, आप शादी कर रहे हैं कल? तो कुछ नहीं कहा आपने, फिर एक रात में इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया आपने? जबकि कल तक तो आप कहते थे कि सोरे का अपनी बात बीच में ही छोड़ उसे एक उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगती है। वो एक रात बहुत लंबी थी सोरे का, और मेरा ये फैसला न बहुत मुश्किल, लेकिन मैंने पूरा सोच समझ कर ये है फैसला किया है, क्योंकि मैं ना आपके पिता के बराबर हूँ और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं उनके सामने खड़ा भी रह सकूँ। तो इससे अच्छा यही होगा कि हम दूर ही रहे। और ये आपका भी फैसला था जो बिल्कुल सही था। मुझे वे थप्पड़ खाने के बाद समझ आया कि कोई प्यार था ही नहीं हमारे बीच, और मैंने जो भी किया कल उसके लिए सॉरी। अदित के मुंह से अंश का नाम सुनते ही सोरेगा कुछ सोचकर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, वैसे अंश क्या आपके आपके अपने भाई है? आप ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? ऑफ कोर्स वो मेरा भाई है। अदित ने सोरेका को जवाब तो दे दिया था, लेकिन उसके अंदर ही अंदर डर था कि कहीं उसे अंश की सच्चाई ना पता चल गई हो। अदित का जवाब सुन सोरेका हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए खुद से कहती है, सर आखिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वह तो मेरा भाई है। मेरी मम्मा ने उसे जन्म दिया है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वह उनके भाई है? और उनसे इनके पास आया कैसे? क्या इनके ही पेरेंट्स ने? कुछ सोरेगा इससे आगे कुछ सोच नहीं पाती। चलिए बैठे और अपने घर जाइए। अदित उसकी गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहता है। अदित की ये बात सुनते ही सोरेगा होश में आती है, और जब खुद को अपनी गाड़ी के सामने देखती है तब वो अदित के हाथ को झटकते हुए कहती है, नहीं जाना, पहले आप बताओ कि ये शादी की बात सच है या झूठ? बिल्कुल सच है, आप मानो या ना मानो। मैं परसों शादी कर रहा हूँ। अब आप चुपचाप अपने घर जाइए। अच्छा, मतलब एक रात में ही आपको लड़की मिल गई और दूसरे दिन आप शादी भी कर रहे हैं? सोनिका की यह बात सुन अदित गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहता है, खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि लड़की पहले से ही थी। फिलहाल वे लंदन में है, आज ही आने भी वाली है। अब आपको और न कुछ जान पूछना है? अदित की बात सुनते ही सोनिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी आदित्य उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर दरवाजे को झटके के साथ बंद करते हुए वहां से निकल जाता है, और सोरेका की गाड़ी भी आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अंश भी आज अपनी क्लास खत्म कर ऑटो लेकर प्रताप इंडस्ट्री पहुंच चुका था। वह ऑटो से उतरकर अपनी पॉकेट से पैसे निकाल ऑटो वाले को देते हुए अपने सामने खड़ी चमचमाती 100 मंजिला बिल्डिंग को देखते हुए कहता है, जितना परेशान कर रहे हैं ना मिस्टर प्रताप आप मुझे, उससे ज्यादा परेशान अब मैं करूंगा आपको। इतना बोल वो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अंश थोड़ी ही देर में सूर्य के सामने उसके केबिन में खड़ा था। करेक्ट डिसीजन लिया है आपने। सूर्य अपनी चेयर पर बैठे उसे देखते हुए कहता है, सूर्य कितना कहती? अंश अपना मुंह बनाते हुए कहता है, काम क्या करना है मुझे वो बताइए। यहाँ मुझे आप बात करने के तो पैसे देंगे नहीं। मैं आई का मिंजर एक आवाज़ दरवाजे के पास से आती जिसे सुन जब दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं तब अंश के मुंह से निकलता है, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरवाजे पर खड़ी तरसा उसे बहुत ही अच्छी तरह इग्नोर कर अपनी नज़र सूर्य पर शिफ्ट कर देती है, जिसे देख सूर्य मुस्कुराते और बहुत ही प्यार से कहता है, यस बच्चे का मिन। सूर्य की परमिशन मिलते ही तरसा मुस्कुराते हुए अंदर आती है और अंश के बराबर में वो खड़ी हो जाती है। तरसा से खुद को इग्नोर होता देख अंश थोड़ा उसकी तरफ झुककर धीरे से कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? बताया नहीं? क्यों बताऊं? और तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं यहाँ तुमसे पहले से काम कर रही हूँ, तो अच्छा होगा कि एज ए सीनियर मुझे रिस्पेक्ट दो। इतना वो बोल बहुत ही एटीट्यूड में अपना सर झटक लेती है। दोनों की यह तो तुम्हें मैं देख सामने बैठा सूर्य मुस्कुराते हुए कहता है, तरसा आ से आप अंश को ट्रेन करेगी? इतना बोलो अंश की तरफ देखते हुए कहता है, और अंश आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप तरसा से पूछेंगे। ये यहाँ फिलहाल 1 महीने से मेरी ही कंपनी में काम कर रही थी, जिसका मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला था। काफी टैलेंटेड है, ये आपकी बहुत मदद हो जाएगी। सूर्य की बातें सुन अंश गुस्से में अपने पास रखी तरसा अपने पास खड़ी तरसा को घूरते अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान ले कहता है, बिल्कुल सर एंड थैंक यू। ओके, तो आप दोनों जा सकते हैं। सूर्य मुस्कुराते हुए कहता है। उसके जा कहते ही अरसा और अंश उसके केबिन से निकल जाते हैं। दोनों के जाते ही सूर्य जैसे ही थोड़ा रिलैक्स होता है उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। सूर्य तुरंत कॉल रिसीव कर जैसे ही अपने कान में लगाता है, सामने वाले की बात सुन उसके भौहें तन जाती है और तुरंत कॉल कट कर अपने फोन में कुछ देखता है, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर इस परेशानी नजर आने लगती है। वह तुरंत अपनी गाड़ी की चाबी लेकर केबिन से निकल जाता है। क्या है ये प्रिंसेस? सॉरी अपना फोन उसके आगे करते हुए कहता है, जिसमें उसी वक्त का वीडियो चल रहा था जब सोनिका पागलों की तरह अदित की कार के पीछे दौड़ रही थी। उस वीडियो में अदित और उसकी सारी बातें भी रिकॉर्ड थी। बताइए सोनिका, आपके पापा आपसे कुछ पूछ रहे हैं? कार्तिका हल्का गुस्से दिखाते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर कहती है। कार्तिका उसको गुस्सा होता देख सूर्य अपनी आंखों से ही उसे शांत रहने का इशारा कर थोड़ा और सोनिका के करीब बढ़ते हुए कहता है, आपको अपने डैड पर ट्रस्ट है ना प्रिंसेस? तो बोलिए बताइए मुझे। पापा सॉरी, लेकिन पता नहीं कब मुझे उनसे प्यार हो गया। मैं जानती हूँ ये गलत किया मैंने, लेकिन मैं क्या करूँ? सोनिका अचानक से सूर्य के सीने से लगकर रोते हुए कहती है। सूर्य के मुंह से इतना सुनते ही सूर्य और कार्तिका एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें जिस चीज़ का डर था सोरिका ने वही कहा था। क्या आप पागल हैं? हमने आपको कॉलेज पढ़ने भेजा था ना कि ये सब करने के लिए। क्या एक बार भी आपने अपने पापा के बारे में नहीं सोचा? कार्तिका गुस्से में उसे घूरते हुए कहती है। कार्तिका की डांट सुनते ही सोरेगा
अपनी पकड़ सूर्य की कमर में और कस लेती है और तेज रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ सुनते ही सूर्य सूर्य बहुत प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहता है, पहले आप रोना बंद करो, हम कुछ करते हैं, क्योंकि मैं अपनी प्रिंसेस को इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता। आप क्या पागल हो सूर्य? माना आप अपनी बेटी से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम सब कुछ जानते हुए भी उसे उस नरक में भेज दे। और एक बार इसकी उम्र तो देखो, कैसे हम इसकी शादी कर सकते हैं? कार्तिका की बात एक बार फिर सूर्यका को रुला देती है। तब वे उसकी कुछ बातों पर गौर करते हुए अपना छोटा सा चेहरा सूर्य के सीने से निकालते हुए कहती है, मम्मा आपने ऐसा क्यों कहा कि सब कुछ जानते हुए भी आप मुझे नरक में नहीं भेज सकती? क्या उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है? सूर्यका के इतना कहते ही सूर्य अपना सर ना में हिलाकर कृतिका को कुछ न बोलने का इशारा करता है। वो सूर्यका की बातों को चूमते हुए कहता है, नहीं प्रिंसेस, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मम्मा आपके लिए बहुत वरीड है ना, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। आप अपने कमरे में जाइए, हम बात करते हैं देर से। सूर्य की इतनी बातें सुनते ही सूर्य के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ जाती है और वह सूर्य और कृतिका के एक साथ गले लग मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू मम्मा पापा, आप दोनों वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो। सूर्य की खुशी देख कृतिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वो उसके बालों को चूमते हुए कहती है, हमारे लिए तो सब कुछ ही आप हो। अगर आप दुखी रहोगे तो क्या हम कभी खुश रह पाएंगे? लेकिन मैंने आप दोनों को डिसअपॉइंट कर दिया ना मम्मा। आप दोनों अभी तक भाई की परेशानी से उभरे भी नहीं थे कि मैंने भी आप दोनों को तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सूर्यका थोड़ी उदास भरी आवाज़ में कहती है, बिल्कुल नहीं प्रिंसेस, मेरे दोनों ही बच्चे कभी हमें डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। और बात रही अंश की, तो वो भी बहुत जल्द हमारे पास होगा। अब आप जाइए और आराम कीजिए, बाकी का हम देखते हैं। सूर्य की बात सुनते ही सूर्य मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। सूर्यका के जाते ही कृतिका तुम सूर्य के सीने से लग रोते हुए कहती है, सब जानते हुए भी कि वो अधीर सिंघानिया यहाँ अपने किसी मकसद से आया है। हम कैसे अपनी बेटी को उसके साथ बांधकर उसके घर अकेले भेज सकते हैं? सूर्य उसके कंधों को सहलाते हुए कहता है, सब ठीक होगा जान। बहुत सारी उलझनें हैं जो हमें सुलझानी है। बहुत सारा सच है जो भी हमारे सामने आया नहीं। इस उलझे हुए तार को हमें सुलझाकर जिंदगी में खुशी भरनी है, क्योंकि जो जैसा दिख रहा है वैसा तो बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या है आपका? क्या वो देत उसमें हमसे कोई बदला लेने नहीं आया है, या फिर वे हमारी बेटी को अपने बदले के लिए यूज नहीं कर रहा? भूलिए मत सूर्य, उसी ने हमारे बेटे को भी हमसे दूर रखा है। पूरी 18 साल कृतिका अपनी आंखों में गुस्सा लिए कहती है, कोई 10 साल का बच्चा कैसे इतना बड़ा प्लान कर सकता है? जरा सोचो कृतिका, फिलहाल तुम बस शांत रहो और मुझ पर विश्वास रखो, सब ठीक कर दूंगा। अभी हमें सिंघानिया हाउस के लिए निकलना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।